हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जीएस सेक्शन चला हुआ है और इसके लिए हमारी क्लास पहले भी आ चुकी है। ठीक, आई होप कि आपने अब तक की हुई क्लासों को अच्छी तरीके से फॉलो किया हो। तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश। आज हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इतिहास का बहुत ही स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, आप इसे पढ़ेंगे ना, आप पूरी कनेक्टिविटी बना के रखिएगा और आपको बहुत सी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो हमारे हिस्ट्री में और इतिहास काल में कुछ ऐसे पॉइंट थे जो भारत को स्वर्ण काल तथा युगों युगों तक जानने के लिए मजबूर कर देंगे विदेशियों को भी। और यही कारण है कि विदेशी भारत के अंदर आक्रामक क्यों होते हैं। ठीक है, उनको ऐसी क्या चीज है जो अट्रैक्ट करके भारत लाती है, वो काल यहाँ से निकल कर आता है। हम उन्हीं चीजों के बारे में आज जानेंगे। इसी के साथ साथ वैज्ञानिक काल में हमारा इतिहास किस तरह से डेवलप था उस बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज बी कनेक्टेड with your mobile screen as well as take notepad so you can make notes for the important points which I am going to elaborate to you. So let's start. गुप्त वंश। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि वे कौन से वर्ण थे, वे वैश्य वर्ण थे। पहला इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, अब तक क्या है, क्षत्रिय राज करते हैं, इसके साथ साथ कौन है, ब्राह्मणों ने राज किया। लेकिन परंतु अब यहाँ पर एक निकल कर आता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण निकल कर आया और वो साम्राज्य स्थापित करते हैं भारत के अंदर और बहुत ही ज्यादा उपलब्धि हासिल करते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि डिफरेंट फैक्टर निकल के आते हैं। इसी के साथ साथ गुप्त वंश से पहले हमने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप के काल। उसमें हमने जाना कि भारत छुटपुट राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, किनके बाद, मौर्यों के बाद जो आया छुटपुट राज्यों में बटा हुआ था। कहीं पर ग्रीक निवास कर रहे हैं, कहीं पर ग्रीक का साम्राज्य है, कहीं पर शकों का साम्राज्य आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ कुषाण वंश के भी कुछ राज्य अभी तक जिंदाबाद थे। तो क्या है, वे छुटपुट बटे हुए थे, लेकिन उन सबको जीतकर पूरे भारत को एक करना किसके काम आया, ये काम किया गुप्त वंश ने। ठीक है, उसके जब उसने पूरे भारत को एक कर दिया तो इससे क्या हुआ, भारत के अंदर राजनीतिकरण सेंट्रल लेवल पर होने लगा। पूरे भारत पर सिर्फ एक राजनीति होने लगी, प्रशासन व्यवस्था एक आने लगी। इसी के साथ साथ वहां की जनता के अंदर क्या हुआ, गणतंत्र की भावना के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न हुई। तो इसलिए यह काल कई मायनों में डिफरेंट वे में इलेबोरेट करे तो यह बहुत से मायनों में एक अच्छा काल निकल कर आता है। ठीक है, वैज्ञानिक तौर पर, ठीक है, कला के तौर पर, साहित्य के तौर पर, और इसी के साथ साथ क्या, प्रशासनिक के तौर पर और साम्राज्य विस्तार की अलग अलग नीतियों को अपनाने के तौर पर भी यह राज्य अपने आप को सुप्रीम साबित करता है। ठीक है, तो इस बात को डिस्कस करेंगे और आज इन सभी बातों को फैक्चराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है इनके संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त संस्थापक। ठीक है, श्रीगुप्त संस्थापक थे। इस गुप्त वंश ने अपनी सबसे पहली राजधानी कहां पर बनाई, प्रथम राजधानी कहां पर बनाई, पाटलिपुत्र में इन्होंने सबसे पहले अपनी प्रथम राजधानी बनाई। उसके बाद अदर शासक आए विच आर वेरी नॉट इंपोर्टेंट। फिर आता है एक शासक निकलकर, उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम निकल कर आता है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसका टाइम ड्यूरेशन आता है 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक इनका टाइम ड्यूरेशन आता है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या है कि इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके टाइम तक आते आते प्रशासन की व्यवस्था सशक्त होने लगी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है, राज्य बड़ा होने लगा। राज्य बड़ा होने लगा तो क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार हुआ। साम्राज्य विस्तार में इन्होंने दो तरीके आजमाए। एक तो क्या है, युद्ध के तौर पर अपना साम्राज्य बढ़ाया। इसके साथ साथ क्या है, वैवाहिक संबंध से भी इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। एंड आपसे एग्जाम के अंदर ये फैक्ट पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति यानी कि जो ये शासक था, इसने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि दी। किसकी, महाराजाधिराज। ठीक है, ये उपाधि इन्होंने सर्वप्रथम किस व्यक्ति के पास जाती है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के पास सर्वप्रथम महाराजाधिराज की व्यक्ति जाती है। जो इनके पूर्वज थे यानी कि इनसे जो पूर्ववर्ती राजा थे, ठीक है, श्रीगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, इनसे जो पूर्वजी राजा थे उन्होंने सिर्फ राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि दी। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी। सो प्लीज बी फोकस। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, गुप्त वंश का संवत कैलेंडर जारी किया। ठीक है, जो संवत कैलेंडर होता है, दो टाइप के कैलेंडर होते हैं। एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पूरे ग्लोबली चलता है। शक संवत क्या है, हमारे भारतीय सरकार ने उसको यूज किया हुआ है, उसको अपनाया हुआ है। एक आता है संवत कैलेंडर। संवत कैलेंडर क्या है, इसको
ब्राह्मण यूज करते हैं, ठीक है। तो संवत कैलेंडर किसने जारी किया? गुप्त वंश ने जारी प्रारंभ किया। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, देखो ये वैश्य वर्ण से थे और क्या किया इन्होंने लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अभी कुमार देवी कौन थी? ये क्षत्रिय वंशी थी, ठीक है, क्षत्रिय वंश की कुमार देवी थी और ये वैश्य वर्ण के थे। तो क्या हुआ, प्रथम बार ऐसा हुआ कि विवाह दो डिफरेंट वर्णों में हो रहा है। और ये इन्होंने क्यों किया? ये वैश्य वर्ण से भी कर सकते थे, परंतु इन्होंने यहाँ पर अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई कि अगर मैं विवाह एक साम्राज्य की राजकुमारी से करता हूं तो दहेज के रूप में या फिर इनडायरेक्टली ही लिच्छवी राज्य मेरे अंडर में आ जाएगा बिना किसी युद्ध जीते, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से क्या किया, कुमार देवी से विवाह किया। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य की राजकुमारी से विवाह किया? तो लिच्छवी राज्य आ गया। या फिर पूछ सकते हैं लिच्छवी राज्य की राजकुमारी के क्या नाम थे जिससे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया? तो वो होगी कुमार देवी, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने 3 विवाह और किए थे और उसमें भी उन्हें साम्राज्य मिला, ठीक है, ओके। तो वैवाहिक संबंध से साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और बातें हम इनके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी राज्य भाषा क्या थी? इससे पहले हम सभी जानते हैं कि जितने भी वंश है, मौर्य वंश ले लो, मगध वंश ले लो, उनमें क्या है, मगध साम्राज्य ले लो, क्या है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म से रिलेटेड या तो प्राकृत भाषा आती है या पाली लैंग्वेज आती है। लेकिन क्या हुआ, इस वंश में इन्होंने अपनी राज्य भाषा संस्कृत को बनाया। अब संस्कृत को बनाया, ठीक है। तो क्या हुआ, इस वंश तक आते आते जो वैदिक सभ्यता में वैष्णव समाज निकला था, वो जो अब तक बैकवर्ड होता आ रहा था, इस वंश में आते आते संस्कृत राज्य भाषा हो गई। इसके साथ साथ वैदिक साहित्य का बोलबाला होने लगा। तो क्या हुआ, बौद्ध साम्राज्य का विस्तार रुक गया और पुनः वैदिक साम्राज्य का विस्तार यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। हिंदू देवी देवताओं की इंपोर्टेंस यहाँ पर आ जाती है और बौद्धिक विचारधाराओं को क्या है, अब इतनी इंपोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी वैदिक विचारधाराओं को दी जाती है। तो दीज आर वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट, आप कनेक्टिविटी बनाते चलिएगा, ठीक है। फिर इनके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट राजा आते हैं, क्या था, समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के सबसे इंपोर्टेंट राजा इसलिए आ जाते हैं क्योंकि समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश का राज्य विस्तार इतना कर दिया कि अब तक जो कोई नहीं कर पाया था। ये कहां तक थे, अफगानिस्तान से लेकर बिहार और उत्तर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक, यानी कि दक्षिण तक इनका साम्राज्य विस्तार था। ये कहा जाता है लेखकों के द्वारा कि समुद्रगुप्त के घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया था। 3 समुद्र कौन से हो गए, अरब सागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और जो तमिलनाडु के पास आ जाता है हिंद महासागर के हिस्सा, ठीक है। तो 3 समुद्र के पानी किसने पिए थे, समुद्रगुप्त के घोड़ों ने। तो इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार इतना बड़ा कर दिया कि ये कहा गया कि यह इनको एक उपाधि और दी गई, इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन कहने से यह तात्पर्य है कि ये एकमात्र ऐसे राजा थे जो किसी से नहीं आए, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के ऐसे राजा जो किसी से नहीं आए, तो सबसे महान सम्राट थे, ठीक है। समुद्रगुप्त ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के राज्यों को विजिट कर लिया, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया। अश्वमेध यज्ञ, अब देखो अश्वमेध यज्ञ कराया ना, तो क्या हुआ, अश्वमेध यज्ञ वैदिक सभ्यता के अंदर अश्वमेध यज्ञ की इंपोर्टेंस बताई गई है। तो क्या हुआ, वैदिक सभ्यता का यहाँ पर उभार दिखता है। और इन सभी बातों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, इन सभी बातों की जानकारी हमें प्रयाग के स्तंभ, प्रयाग का जो स्तंभ है इलाहाबाद के अंदर, जिसकी रचना किसने की, हरिसेन के द्वारा। और ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, ये संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के अंदर। इनसे हमें समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है कि वे कहां कहां तक उन्होंने विजिट प्राप्त की, ठीक है। और इसे किसके द्वारा रचना करी गई थी, हरिसेन के। तो दीज आर वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट समुद्रगुप्त। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त के और भी हम बातें करेंगे आगे। ओके, अब देखते हैं कुछ और बातें समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा तो था, इसके साथ साथ उसको कला का संरक्षक भी कहा जाता है। कला, इसी के साथ साथ आप एक वर्ड और जोड़ दे यहाँ पर, संगीत। कला और संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात करिए, उन्होंने पश्चिम के क्षेत्र में खाना बदूस जनजाति, अब पश्चिम का क्षेत्र यहाँ पर कौन सा आ जाता है, पश्चिम के क्षेत्र अर्थात
पेशावर, अफगानिस्तान और उससे रिलेटेड और जो भी क्षेत्र थे जहां पर खाना बदोश जनजाति यानी कि नोमैडिक ट्राइब्स, नोमैडिक पीपल रहते थे, उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो वाकाटक साम्राज्य था, जो वाकाटक राज्य था, कहां पर था ये, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत पार करते ही वाकाटक साम्राज्य आता था, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। इसी के साथ साथ इससे यह उदाहरण मिलता है कि ये इनका मित्रतापूर्ण व्यवहार भी काफी अच्छा था। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि इन्होंने अपनी जीत का श्रेय, समुद्रगुप्त ने अपनी जीत का श्रेय घोड़ों को दिया, ठीक है। इससे पहले क्षत्रिय वंश जितने भी थे वे अपने शाहीपना हाथियों पर समझते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुषाण आए थे तो कुषाणों से इन्होंने घोड़े चलाने सीख लिए, ठीक है, उनकी कला सीख ली, ठीक है, उनसे युद्ध करने की कला सीखी। तो इसलिए इंपोर्टेंस दी जाती है कि समुद्रगुप्त ने अपने क्षेत्रीय विस्तार यानी कि अपने जीत का श्रेय किसको दिया, घोड़ों को दिया। तो इट इज वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में ये बात पूछी जाती है कि समुद्रगुप्त ने अपनी जीत का श्रेय किसको दिया, तो घोड़ों को दिया, ठीक है। घोड़ों पर बैठकर वे काफी कम समय में काफी दूर तक जा पाते थे। उससे पहले क्या था, जो रथ होती थी, ठीक है, रथ के साथ साथ बड़ी बड़ी सेनाएं चलती थी, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समय लगता था। इसके साथ साथ सेनाओं के साथ हाथी होते थे, हाथी और कम टाइम लेंगे, लेकिन अगर घोड़ों की सेना होगी, घुड़सवार ज्यादा होंगे, तो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी जल्दी और आसानी से पहुंच जाते थे, ठीक है। इसी के साथ साथ वह संगीत में कला में उनकी गहरी दिलचस्पी रखते थे। उनके साम्राज्य में संगीत और कला के विद्वानों से भरा हुआ था, ठीक है, संगीतकार और कला के विद्वानों से भरा हुआ था। और ये संगीतकार और कला के विद्वान कौन है, ये भी हम आगे कुछ ही मिनटों में बताने वाले थे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि समुद्रगुप्त एक वाद्य यंत्र यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ठीक है। तो पूछा गया है कि वह कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, समुद्रगुप्त कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो उसका नाम क्या है, वीणा। समुद्रगुप्त वीणा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। इसी के साथ साथ सिक्कों पर भी उनकी वीणा बजाते हुए तस्वीर भी ली गई है, ठीक, सिक्कों पर उनका कौन सा चित्र है, वीणा बजाते हुए का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यह बात को याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के बाद उन्होंने अपने पुत्र रामगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बताया, लेकिन इसकी हत्या किसने कर दी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके खुद को नया सम्राट घोषित कर दिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी बहुत ही महान सम्राट थे गुप्त वंश के, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल कब तक है, 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इनका कार्यकाल आता है। इन्होंने एक उपाधि ली, क्या कहा आपने आपको, विक्रमादित्य की उपाधि। विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने कब दी, उन्होंने उज्जैन को जीतने के बाद, ठीक है, कौन सी उपाधि ली, विक्रमादित्य की उपाधि ली। उज्जैन पर किनका राज्य था, शाकों का राज्य था उज्जैन के अंदर। तो उनको जीतने के बाद इन्होंने खुद को क्या कहा, विक्रमादित्य, ठीक है। पहले शाकों खुद को विक्रमादित्य कहते थे, लेकिन उनको जीतने के बाद अपने आप को फिर इन्होंने क्या कहा, शाकों को जीतने के बाद अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कनेक्टेड होकर चलेगा कहानी कहां से इंपॉर्टेंट होने खिलाती है, वजह क्या होती है किसी चीज को होने की, ठीक है। फिर क्या है, शाकों को जीतने के बाद, ठीक है, जब उन्होंने उज्जैन जीत लिया, शाकरी जीत लिए, तो उन्होंने अपने आप को शाकरी की उपाधि भी दी। अब शाकरी होते क्या थे, शाकरी को कुषाणों का दुश्मन कहा गया है, यानी कि शाक किसके दुश्मन थे, कुषाणों के। अब जब शाक को विक्रमादित्य ने जीत लिया, तो अपने आप को शाकरी की उपाधि भी दे दी। क्यों, क्योंकि अब जब हमने शाक को जीत लिया तो अब हम कुषाणों के दुश्मन भी हो गए, तो ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कनेक्ट लेके चलिए। और ये उपाधि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि शाकरी की उपाधि किसने ली, विक्रमादित्य ने ली, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी कनेक्टेड विद दिस। एंड अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये करंट से कनेक्टेड है। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती, जो उनकी पुत्री थी प्रभावती को वाकाटक के नरेश कौन थे, वाकाटक के नरेश से उनका विवाह किया। उनके नरेश का नाम क्या था, उनके नरेश का नाम था रुद्रसेन से अपनी पुत्री का विवाह किया। रुद्रसेन अपना शासक ज्यादा दिन तक नहीं कर पाए, वे कम ही आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब क्या हुआ, अब उनकी इनडायरेक्ट वे में कार्यकारी किसने संभाली, प्रभावती ने कार्यभार संभाला। और चूंकि प्रभावती के पिता कौन थे, विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनडायरेक्ट तौर पर वाकाटक का राज्य किसके पास आ गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास इनडायरेक्ट तौर पर आ गया।
तो क्या हुआ, वाकाटक राज्य किसके पास आ गया, इनडायरेक्ट तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय के पास वाकाटक राज्य आ गया। जब वाकाटक राज्य आ गया, वाकाटक राज्य को जीतने के बाद फिर उन्होंने गुजरात व मालवा के क्षेत्र पर, गुजरात व मालवा के क्षेत्र पर भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। अब गुजरात व मालवा के क्षेत्र जब उनके पास आ गए तो गुजरात और मालवा के क्षेत्र कहाँ कनेक्टेड थे, वे समुद्र के क्षेत्र को कनेक्टेड करते थे। वहां से क्या होता था, समुद्र आता था। तो जब समुद्र के क्षेत्र को उनके कनेक्टेड हो गए तो उनका साम्राज्य विस्तार हुआ। इसी के साथ साथ वहां पर क्या हुआ, उनका ट्रेड और डेवलप हो। ठीक है, अब उनका ट्रेड कहाँ होने लगा, अपने समुद्र के रास्ते भी अपना ट्रेड करने लगे। तथा गुजरात में मालवा को जीतने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, कहानी से कनेक्टेड होकर चलिएगा। वैसे इनडायरेक्ट वे में याद करेंगे मुश्किल होगा, लेकिन अगर कहानी से डायरेक्ट होकर चलते हैं तो याद करना आसानी होगा। आगे चलते हैं। हेलो, ओके, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के बारे में कुछ और। एक बहुत ही महान दार्शनिक थे। ठीक है, महान कहे या ना कहे वो आपको डिपेंड करता है। क्या नाम था उनका, फाहियान। फाहियान एक दार्शनिक थे। वो कब आए, चंद्रगुप्त के काल पर आए। ठीक है, ये क्यों आए थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। तथा शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ ये इन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य के साम्राज्य पर लेख लिखे। ठीक है, तो इनसे हम, इनकी जो लिखी हुई बुक है, इनसे भी हमें बहुत सी बातें प्राप्त होती हैं। अब बात ना आती है कि इनकी बुक का क्या नाम था। इनकी बुक का नाम था फा क्ला की, ऐसे नाम होते चाइनीज के। ठीक है, फा कटा की। इस बुक के अंदर इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर डोमिनेंस एज वेल एज देयर साम्राज्य, सब चीज इन्होंने कहां पर लिखी, इस बुक के अंदर लिखी। सो दिस बुक इज प्रोवाइड इनफ एविडेंस अबाउट विक्रमादित्य हिस्ट्री। ओके, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 9 रत्न थे। भारत के इतिहास में केवल ऐसे 2 शासक हुए हैं या ऐसे 2 सम्राट हुए हैं जिनके पास 9 रत्न थे। एक तो हुए चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरे आ गए आपके सम्राट अकबर। ठीक है, तो सिर्फ इन्हीं के काल में 9 रत्न थे। अब रत्न कौन हो गए, रत्न ऐसे नहीं हो गए कि डेटा जो रत्न मतलब ज्ञानी विद्वान व्यक्ति। इनके साम्राज्य विस्तार यानी कि महान होने का, स्वर्ण काल होने का एकमात्र हम कारण ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने विद्वानों को अपने राज व्यवस्था यानी कि अपने राजमहल में जगह दी, उनकी सोच को क्रेडिबिलिटी दी। ठीक है, उनकी सोच को आजमाया। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, महान व्यक्ति, विद्वान व्यक्तियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो इनके महान व्यक्तियों के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन थे, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 आता है कालिदास। कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। ठीक है, कालिदास। फिर आते हैं धनवंतरी। धनवंतरी कौन थे, ये चिकित्सक थे उस टाइम पे। आज भी हमारे भारत के अंदर धनवंतरी नाम पर हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, तो रिलेटेड कर कभी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, धनवंतरी कौन थे, चिकित्सक। वाल्मीकि, यहाँ पर बहुत सी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाल्मीकि कौन थे। वाल्मीकि को बहुत से स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो वाल्मीकि कौन थे, वाल्मीकि एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो आप देखिए उस टाइम हमारी साइंस कितनी डेवलप हो चुकी थी कि हम स्पेस तक की जानकारी लेना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे जिस वक्त तक यूरोप साम्राज्य, अमेरिका आज के टाइप पे जो डेवलप है, उस टाइम तक में क्या थे, जंगलों में जिंदगी व्यापार कर रहे थे। उस वक्त हमारे विद्वान खगोल की गणना कर रहे थे, खगोल के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्षणपक। क्षणपक कौन थे, ये ज्योतिष शास्त्री थे। अमर सिंह, अमर सिंह कौन थे, ये कोशकार यानी के वास्तुकार थे। ठीक है, ये वास्तुकार थे। वरुचि, वरुचि कौन थे, वररुचि, वररुचि कौन थे, व्याकरणकारी थे, यानी कि ये व्याकरण की रचना करते थे, संस्कृत के। ठीक है, एक आते हैं बेताल भट्ट। बेताल भट्ट कौन थे, जादूगर थे। ठीक है, और एक आते हैं घटकपर, ये कौन थे, ये कूटनीतिक थे, डिप्लोमेट्स थे। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सलाह देते थे, बेस्ट सलाह देते थे राजा को, और इसलिए राजा महान बन गए। ठीक है, एक आगे है यहाँ पर न्याय के जनक। इनके टाइम पर न्याय की व्यवस्था भी स्थापित हो चुकी थी। तो न्याय के जनक किसे कहा जाता है, दिग्नक को न्याय का जनक कहा जाता है। इनकी बुक का क्या नाम था, न्याय प्रकाश। और सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय काल में न्याय व्यवस्था भी चरम पर थी अपने। ठीक है, न्याय कौन करता था, राजा के हाथ में न्याय होता था। इसी के साथ साथ वहां पर क्या थी, न्याय की व्यवस्था में अधिक दंड नहीं थे।
ठीक है, अधिक दंड नहीं थे, किसी को भी मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाती थी। ज्यादा सजा किसकी दी जाती थी? आर्थिक दंड, आर्थिक दंड का भुगतान होता था, ठीक है। लेकिन देशद्रोह यानी कि जो सगन्य अपराध हो गए, जघन्य अपराध हो गए, उनके लिए कठोर दंड का भी प्रमाण था। तो न्याय व्यवस्था भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, किस पर, किसके टाइम पर? विक्रमादित्य के टाइम पर। विक्रमादित्य के बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासन कब तक रहा? 415 ईस्वी से 455 ईस्वी पर। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को निर्माण कराया। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? ये है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित कराया। तो किसका नाम आता है? इसका कुमारगुप्त का नाम नालंदा विश्वविद्यालय से डायरेक्ट कनेक्टेड करके याद रखिएगा। अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। इसी के साथ साथ भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर भीतरी व जूनागढ़ जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों से कुमारगुप्त के राज्य साम्राज्य विस्तार के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट प्रशासन और कुछ इंपोर्टेंट बातों पर और नजर डालते हैं।